गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 24 दिसंबर 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ जो भी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को कैसे पढ़ना ये समझना, उनके साथ ज़रूर शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें और साथ ही साथ दो काम आप लोग ज़रूर करें। एक तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का पीडीएफ डेली मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज टेलीग्राम पे जाओगे, विजडम एजुकेशन सर्च करोगे, हमारा चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट होता है उसको इस तरह से टिक करके मैं प्रोवाइड करता हूँ। यानी आपको पीडीएफ खोलना है, पीडीएफ को डाउनलोड करना और जिस न्यूज़ को मैंने टिक किया उसको पढ़ लेना और उसके बाद हमारा एनालिसिस आप सुनो, आपको अधिक फ़ायदा होगा। और दूसरा काम यह करें कि कई सारे लोगों का कई सारा डॉट्स होता है, आप लोगों के मन में कई सारे डॉट्स होंगे, कई सारे बच्चे नंबर मांगते हैं। तो आप लोगों को जो भी डॉट्स हो, आपको जो भी मुझसे क्वेश्चन पूछना हो, मैंने इंस्टाग्राम आईडी बनाया है। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के ज्वाइन कर लें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें हमें। और साथ ही साथ कोई क्वेश्चन पूछना है तो इंस्टाग्राम पे मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आप सभी के डाउट क्लियर करने का, आप सभी का जवाब देने का। चलिए, क्वेश्चन मैं आज फिर आपके लिए पुटअप कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि भारतीय प्रवासी सबसे अधिक किस देश में रहते हैं। आज मुझे इनफैक्ट एक एडिटोरियल डिस्कस करना है इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो भारत के जो प्रवासी हैं, विदेश में जो रहते हैं, वो सबसे अधिक किस देश में रहते हैं। आपके ऑप्शन ए है अमेरिका में, ऑप्शन बी है अरब में, सऊदी अरब में, ऑप्शन सी है यूएई में, ऑप्शन डी है ब्रिटेन में। आप सभी लोग इसको अटेम्प्ट करने का कोशिश करें। सही हो या गलत हो मैटर नहीं करता, सभी लोग कोशिश करें इसका अटेम्प्ट करने का। अभी वीडियो को पॉज करो, अभी सबसे पहले इसका जवाब दे दो। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा और साथ ही साथ कल का क्वेश्चन जो मैं भूल गया था डिस्कस करना, कल का क्वेश्चन भी मैं आज डिस्कस कर दूंगा। देखो, यहाँ जो न्यूज़ है, एक तो बहुत दुखद न्यूज़ है कि लुधियाना कोर्ट परिषद में जोरदार धमाका। देखो, पंजाब आतंकवाद की भेंट चढ़ता रहा। पंजाब में सबसे अधिक आतंकवाद की घटना हुई है। आप अगर देखोगे राष्ट्रपति शासन सबसे अधिक कहाँ लगा है तो वो पंजाब में ही लगा। सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए राष्ट्रपति शासन पंजाब में ही लगा है। बहरहाल मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट आज आपके साथ डिस्कस करना यह है कि यहाँ पे जो लुधियाना कोर्ट परिसर में जो घटनाएं हुई, आतंकवाद की घटना, दुखद है, निश्चित तौर पे दुखद है। मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ, विजडम एजुकेशन की तरफ से अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। लेकिन आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि ये सब जो घटना होती है उसके बाद जांच कौन करता है? एनआईए। एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए इसकी जांच करता है। तो बेसिकली एनआईए के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। देखो, एनआईए क्या है, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि यह देश में आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए भारत सरकार के द्वारा गठित की गई एक संघीय जांच एजेंसी है। आप सभी को याद होगा 26/11/2008 मुंबई में आतंकवाद की घटना होती है और उसके बाद सरकार ने स्पेशली हमारे पास आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए, आतंकवाद की घटनाओं को जांच करने के लिए कोई स्पेशल कमेटी नहीं था, कोई स्पेशल आयोग नहीं था। तो 26/11 के बाद सरकार ने एक स्पेशल आयोग एनआईए का स्थापना किया, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि कहीं भी अगर आतंकवाद की घटना होगी तो उसको जांच करने का बेसिकली काम करेगा एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसकी स्थापना 2008 में ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के द्वारा 2008 में ही किया गया। अब देखो, 2019 में इसमें संशोधन किया गया और 19 में संशोधन करके कुछ चीज़ों को इसमें ऐड किया गया। जैसे सूचीबद्ध अपराध में है परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 का अगर उल्लंघन होगा तो एनआईए एक्शन लेगी। अनलॉफुल एक्टिविटी एंड प्रिवेंशन एक्ट, उपा का उल्लंघन होगा तो भी एनआईए एक्शन लेगी। मानव तस्करी का अगर उल्लंघन होगा तो भी एनआईए एक्शन लेगी। जाली मुद्रा का अगर कोई केस होगा तो भी एनआईए एक्शन लेगी। प्रतिबंधित हथियार, जिस हथियार को प्रतिबंधित किया गया, अगर उसकी बिक्री होती है तो भी एनआईए एक्शन लेगी। साइबर क्राइम का मैटर होगा तो भी एनआईए एक्शन लेगी। एक्सप्लोशन एक्ट 1908 तो एक्सप्लोशन एक्ट 1908 का अगर उल्लंघन होगा तो भी एनआईए एक्शन लेगी। जैसे ये जो
एक्ट है ये एक्सप्लोशन एक्ट 1908 का उल्लंघन है, तो भी यहाँ पे एनआईए एक्शन ले रही है। एनआईए के अधिकार क्षेत्र पूरे देश में जांच का अधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुसार भी एनआईए जांच कर सकती है। इंटरनेशनल जो ट्रीटी होता है उसके अकॉर्डिंग भी एनआईए जांच कर सकती है। केंद्र सूचीबद्ध अपराध पे सीधे निर्देश दे सकती है और सूचीबद्ध अपराध हेतु दिल्ली में विशेष कोर्ट की स्थापना किया गया, जिसे एनआईए कोर्ट कहा गया। मतलब एनआईए का अगर कोई मुकदमा है और कोई व्यक्ति एनआईए के मुकदमा के तहत पकड़ा गया है तो उसके लिए स्पेशल कोर्ट होगा, जिसे एनआईए कोर्ट कहा गया है, जो नई दिल्ली में अवस्थित है। तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में। देखो बस एक लाइन का याद रख लेना आप लोग कि पंजाब में जबरन मतांतरण करवाने वाले के 10 साल की कैद। अगर मान लो किसी व्यक्ति को जबरन लोभ देकर और या किसी अन्य स्थिति में आप उनका मतांतर करवाते हैं, यानी वो व्यक्ति अगर हिंदू है उसको मुस्लिम में कन्वर्ट करवाते हैं, ईसाई में कन्वर्ट करवाते हैं, जैन में करवाते हैं, सिख में करवाते हैं, किसी में भी। अगर मुस्लिम है उसे हिंदू में कन्वर्ट करवाते हैं, जैन में करवाते हैं, सिख में करवाते हैं, ईसाई में करवाते हैं, किसी अन्य धर्म में करवाते हैं। तो अगर जबरन मतांतर का करवाया गया और ये सिद्ध हो गया तो ऐसे कंडीशन में आपको 10 वर्ष की सजा हो सकती है। आई थिंक स्टेट पीसीएस वगैरह में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मतांतरण करवाने पे 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है जबरन या जबरदस्ती मतांतर करवाने को लेकर के 10 साल की सजा का प्रोविजन किया गया है, तो वो है कर्नाटका। देखो थर्ड पेज पर नॉर्मली राजनीति से संबंधित न्यूज होता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थर्ड पेज भी हमारे लिए नहीं होता। एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट मिल गया। ये न्यूज़ जो है आपको जानकारी होना चाहिए। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एक तो आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी किस मंत्रालय के तहत आता है। तो यूपीएससी जो है नॉर्मली लोगों को कन्फ्यूजन होगा, यूपीएससी सीबीआई ये दोनों जो है बेसिकली कार्मिक मंत्रालय के तहत आता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कार्मिक मंत्रालय के जो मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने मिशन कर्मयोगी की शुरुआत किया गया है सिविल सेवा के लिए, सिविल सर्विस के लिए जो है मिशन कर्मयोगी की शुरुआत किया गया है कि सिविल सेवा को हमें रिफॉर्म्स करना है और अगले 25 वर्ष तक का रोड मैप तैयार करना है कि किस तरह से हम प्रशासन को बेहतर कर सकते हैं, किस तरह से हम सिविल सेवा को बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए मिशन कर्मयोगी की शुरुआत किया गया है, राइट। तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। आई थिंक स्टेट पीसीएस में कई बार क्वेश्चन पूछा है कि मिशन कर्मयोगी की शुरुआत किस चीज से संबंधित है। मिशन कर्मयोगी तो सिविल सेवा रिफॉर्म से संबंधित है मिशन कर्मयोगी। देखो इसको भी एक बार आप लोग पढ़ लेना और साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखना कि केरल किस किस सूचकांक में आ गया है। केरल टॉप में किस किस सूचकांक में टॉप पोजीशन पे है। बिजनेस पेज पे एक शानदार न्यूज़ है। ये न्यूज़ मुझे काफ़ी शानदार दिख रहा है और इसका बैकग्राउंड भी मैं डिस्कस कर सकता हूँ आपके साथ। देखो बैकग्राउंड क्या है, डाटा लोकलाइजेशन का मुद्दा। डाटा लोकलाइजेशन का मतलब क्या है कि आरबीआई ने काफ़ी पहले कहा था कि जो डाटा है वो लोकलाइज्ड रहना चाहिए। डाटा लोकलाइजेशन मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि आप किसी क्रेडिट कार्ड से जाते हो मार्केट में कुछ परचेज करते हो, आपके पास मास्टर क्रेडिट कार्ड है मान लेते हैं। मास्टर क्रेडिट कार्ड कहाँ की है, तो मास्टर क्रेडिट कार्ड अमेरिका की है। मास्टर क्रेडिट कार्ड या मास्टर डेबिट कार्ड अगर मान लेते हैं या मास्टर एटीएम कार्ड आपके पास है तो यूएसए की है। आप गए हो मान लेते हैं कि किसी शोरूम पे और वहाँ पे कुछ आपने परचेज किया, तो परचेज करने के साथ साथ जो आपका सारा का सारा इन्फॉर्मेशन है वो अमेरिका जाकर स्टोर होता है। आपका नाम हो गया, क्रेडिट कार्ड नंबर हो गया, आपके पिताजी का नाम हो गया या अन्य जो भी इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर कहाँ होगा, अमेरिका में स्टोर होगा। तो इसको लेकर के आपत्ति दर्ज किया गया था आरबीआई के द्वारा। आरबीआई ने कहा था कि डाटा को लोकल स्टोर कीजिए, यानी आरबीआई ने कहा था कि जो डाटा है, जैसे मान लेते हैं मास्टर कार्ड से आप परचेज करते हो
तो मास्टर कार्ड कंपनी को अपना सर्वर इंडिया में स्टोर करना चाहिए, एक सर्वर इंडिया में खोलना चाहिए, और जो भी इंडिया में उसका व्यापार होगा उसका डाटा इंडिया के भीतर ही स्टोर होना चाहिए। इसे ही डाटा लोकलाइजेशन कहा जाता था। और इसी को लेकर के जस्टिस BNC कृष्णा समिति बनी थी, वो भी कुछ इसी तरह का सिफारिश किया था। अब देखो RBI ने क्या किया है, RBI क्या किया है कि भारत में क्रेडिट कार्ड टोकनाइजेशन सिस्टम लागू किया। भारत में क्रेडिट कार्ड टोकनाइजेशन सिस्टम लागू करने वाला था और उसका प्लान था कि 1 जनवरी से लागू करेंगे, 1 जनवरी 2022 से। अभी क्या हुआ कि कई सारी कंपनी को ये समझ में नहीं आ रही है, उनके अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो इसलिए कई सारे उद्योग कंपनी की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए RBI ने ये तय किया है कि इसे 1 जुलाई यानी 6 महीना के बाद 2022 से लागू किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या, डेबिट कार्ड टोकनाइजेशन का मतलब क्या है? डेबिट कार्ड टोकनाइजेशन का मतलब यह है कि वहाँ किसी कंपनी में जाकर के या किसी दुकान पे जाकर के आप कोई परचेज करते हैं मास्टर कार्ड से भी, तो उसका डाटा अमेरिका में जाकर के स्टोर नहीं होगा, राइट। उसका डाटा वहाँ जाकर के स्टोर नहीं होगा, उसका डाटा इंडिया में ही स्टोर होगा। तो इसी तरह का कुछ प्रोविज़न बेसिकली किया गया है डेबिट कार्ड टोकनाइजेशन सिस्टम के तहत। अगेन देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, बहुत जल्द लाऊंगा, और इस पर मैं डिटेल से डिस्कस कर दूंगा। सहकारिता को लेकर के आपके पास भी एक कॉन्क्रीट नोट होना चाहिए, क्योंकि सहकारिता को लेकर के सरकार लगातार काम कर रही है। एक अलग से मंत्रालय बनाया गया, सोच सकते हो इसका इंपॉर्टेंस। एक अलग से मंत्रालय बनाया गया और उसमें भी इसके पहले मंत्री बने हैं अमित शाह जी। तो इसका मतलब सरकार सहकारिता को लेकर के सीरियस है, डैम सीरियस है। आपको इसका पूरा इतिहास पता होना चाहिए। सहकारिता को लेकर के सबसे पहले प्रयास किसने किया था, सहकारिता शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया है, सहकारिता की शुरुआत भारत में कैसे हुई है, वर्तमान में सहकारिता को लेकर के सरकार क्या कदम उठाने वाली है, और उस कदम को अगर सहकारिता मंत्रालय का गठन 2021 में किया गया है तो सवाल ये उत्पन्न होता है कि आखिर क्यों किया गया, क्यों पहली बार इतिहास में सहकारिता मंत्रालय का गठन 2021 में किया गया। तो मैं हर एक पर्सपेक्टिव पे एक डिटेल से वीडियो बना करके डिस्कस कर दूंगा कि आखिर सहकारिता का क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह से सरकार कर रही है कि $5 ट्रिलियन इकॉनमी जो बनाएगी सरकार 2024 तक, उसमें इसका स्थान होगा। इसको भी एक बार आप लोग देख लेना। GST को लेकर के भी सरकार बदलाव करने वाली है। अगेन कल भी हमने डिस्कस किया था प्रलय मिसाइल, एक बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका 2 दिन लगातार परीक्षण किया गया था। परसों भी इसका परीक्षण किया गया और कल भी इसका परीक्षण किया गया। देखो ये एडिटोरियल मुझे डिस्कस करना आपके साथ, इसको आप लोग पढ़ लेना अच्छे से। बेसिकली मैं आपके साथ ये एडिटोरियल डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि एक रिपोर्ट आती है जो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट प्रकाशित करती है, जिस रिपोर्ट का नाम है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। तो माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ जो है वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट प्रकाशित करती है, और इसी रिपोर्ट के तहत जो रिमिटेंस को लेकर के भी किस देश को कितना रिमिटेंस प्राप्त हुआ, ये सूचना भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जाता है। देखो प्रवासी के बारे में जब भी आपको लिखना हो मेंस में, तो एक विचारक को आप कोट एंड कोट कर सकते हो। ये विचारक का नाम है रेवेनस्टीन। रेवेनस्टीन ने लॉ ऑफ माइग्रेशन में, अपनी किताब थी इनकी लॉ ऑफ माइग्रेशन, इन्होंने सिद्धांत दिया था कि आखिर प्रवासी लोग क्यों जाते हैं, आप अपना घर छोड़ करके बाहर क्यों हो, वाई यू आर स्टेइंग इन दिल्ली, वाई यू आर स्टेइंग इन पटना, अपना घर छोड़कर क्यों हो। तो इसके लिए उन्होंने सिद्धांत दिया था अपनी किताब लॉ ऑफ माइग्रेशन 1989 में कि प्रवासी जो है वो पुश एंड पुल के सिद्धांत पे काम करता है, राइट। यानी शहर का जो आकर्षण है उसे खींचता है, शहर का आकर्षण, शहर की व्यवस्थाएं खींचती हैं, शहर में स्वास्थ्य सुविधा है, शहर में स्कूल है, ये सारी चीज़ उसे खींचता है, और गांव की समस्याएं उसे धकेलती है, पुश करती है। तो पुल करता है आपको शहर की सुविधाएं, और गांव की समस्या उसे पुल करती है। जैसे गांव में जातिवाद की समस्या है, अभी भी अगर आप देखोगे प्रवासन की एक सबसे बड़ी समस्या है जातिवाद। प्रवासन होता क्यों है, क्योंकि जातिवाद के कारण भी प्रवासन होता है। गांव में जातिवाद काफ़ी ज़्यादा है, शहर में जाओगे तो जाति से कोई मतलब नहीं है, दिल्ली में आप किस जाति को आप कोई मतलब नहीं है, तो जातिवाद भी एक इशू है। इसी तरह से गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, गांव में स्वास्थ्य सुविधा की कमी है, गांव में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है पुश करती है, ढकेलती है आगे, और शहर का जो है लगाव जो है या शहर की सुविधाएं उसे खींचती है। तो पुश और पुल, आकर्षण और अपकर्षण के सिद्धांत पे प्रवासन
क्रिएट होता है। ओके, आज जो मुझे डिस्कस करना है एडिटोरियल का, ये एडिटोरियल है अर्थव्यवस्था को बल देते प्रवासी भारतीय। तो विश्व बैंक की माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट विश्व बैंक जारी करती है और इस रिपोर्ट में बेसिकली बताती है कि रिमिटेंस भेजने वाले देश में कौन कितना नंबर पे है, राइट। अब ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के तहत विश्व बैंक बताया है, वर्ल्ड बैंक ने बताया है, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट में विश्व बैंक ने बताया है कि 2021 में $589 बिलियन का रिमिटेंस भेजा गया। रिमिटेंस क्या होता है? रिमिटेंस क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि आपके कोई रिलेटिव रहते हैं अमेरिका में, तो वो मंथली वाइज प्रत्येक महीना कुछ ना कुछ पैसा इंडिया भेजते हैं, तो उसे ही रिमिटेंस कहा गया। इंडिया जो पैसा भेजता है, वो लोग जो अपने रिलेटिव को भेजते हैं, अपने मम्मी पापा को भेजते हैं, अपने घर पे भेजते हैं, उसे ही रिमिटेंस कहा गया। और ये रिमिटेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है भारत की अर्थव्यवस्था को आगे चलाने के लिए। तो 589 अरब डॉलर का रिमिटेंस भेजा गया, जिसमें $87 बिलियन का रिमिटेंस, सोचो 87 बिलियन का रिमिटेंस सिर्फ इंडिया में भेजा गया। यानी विश्व में पहला पोजीशन पे इंडिया सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्ति में, सबसे अधिक विदेश से व्यक्ति इंडिया में ही पैसा भेजते हैं अपने घर पे। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी श्रमिक या प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को ही क्यों चूज किया गया? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी को 1915 को गांधी जी इंडिया रिटर्न हुए थे। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी इंडिया रिटर्न हुए थे, इसलिए 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। लगभग 200 देश में भारतीय प्रवासी रहते हैं। अब देखो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट लाभ क्या? सबसे पहला लाभ, अगर हमारे देश में रिमिटेंस आता है, पैसा आता है, डॉलर आता है, तो हमारे देश की जो है मुद्रा वो स्ट्रांग होती है। रुपए जो हमारे देश की है वो स्ट्रांग होगी। हमारे देश में जो है फॉरेन एक्सचेंज जो है वो काफ़ी बढ़ता है, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है, आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व जो है वो बढ़ता है, जो देश की अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान करता है। दूसरा क्या है कि अमीर अल्पसंख्यक समूह, अगर अमेरिका आप जाओगे, अमेरिका में देखोगे कि वहाँ पे जो भी प्रवासी भारतीय हैं वो काफ़ी अमीर हैं, और काफ़ी अमीर हैं तो इसका मतलब क्या करते हैं कि वो लॉबिंग करने का काम करते हैं। बहुत देश के, मतलब भारत के विरोध में अगर कोई कानून अमेरिका में बनेगा तो उसे पास नहीं होने देंगे वो लोग। भारत के समर्थन में कुछ कानून वहाँ पे पास करवाएंगे। और इसी का एक एग्जाम्पल आप लोग देखोगे, इसी का एक एग्जाम्पल आप देखोगे 2008 में भारत और अमेरिका के बीच में एक इम्पॉर्टेंट डील साइन हुआ था, जिसे न्यूक्लियर डील कहा गया, राइट। और ऐसा कहा जाता है कि न्यूक्लियर डील को साइन करवाने में प्रवासी भारतीय का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। जो अमेरिका में प्रवासी भारतीय बसे हुए हैं, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पद पे हैं, उनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था 2008 में अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील साइन करवाने में। देखो ये सब जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वोट बैंक के लिए अमेरिका में या यूएई में तो नहीं कहूँगा, चूँकि यूएई में मान लो लोकतंत्र नहीं है, लेकिन जिस देश में लोकतंत्र है, ब्रिटेन में मान लो, या अमेरिका में मान लो, कनाडा में मान लो, वहाँ पे वोट बैंक में काफ़ी इम्पोर्टेंस है इन लोगों का, काफ़ी महत्व है इन लोगों का। मतलब किसी वहाँ की सरकार को बनाने और बिगाड़ने का काम भारतीय प्रवासी करते हैं। राजनीतिक स्थिति में प्रवासी भारतीय की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। आप देखोगे कमला हैरिस अमेरिका के उपराष्ट्रपति चुनी गई हैं। इसी तरह से आप देखोगे अनिता देसाई कनाडा की आई थिंक रक्षा मंत्री हैं। इसी तरह से आप देखोगे ब्रिटेन के वित्त मंत्री, और विश्व के कई अन्य देशों में आप जाओगे वहाँ के मंत्री आपको इंडिया के ओरिजिन के मिल जाएंगे। निश्चित तौर पर राजनीतिक स्थिति में उस देश में काफ़ी सशक्तिकरण की भूमिका में रहते हैं प्रवासी भारतीय, और जो भारत को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग करता है। विदेश नीति के निर्णय को प्रभावित करता है। निश्चित तौर पे जो विदेश नीति का निर्णय होता है उस पर्टिकुलर देश का, अमेरिका का विदेश नीति का निर्णय होगा तो भारत के पक्ष में होगा, ऐसा नहीं कि वो पाकिस्तान के पक्ष में होगा, राइट। तो वहाँ पे जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोस्ट पे हैं, तो वो भारत के पक्ष में लॉबिंग करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अमेरिका को कोई डिसीजन इंडिया और पाकिस्तान के खिलाफ लेना होगा तो पाकिस्तान के खिलाफ ले लेंगे, इंडिया के खिलाफ नॉर्मली वो नहीं लेंगे। अब इस कंडीशन में, ऐसा नहीं आज से 50 वर्ष पहले इस कंडीशन में भारत था, ऐसा नहीं है। अब भारत इस कंडीशन में है कि भारत के प्रवासी इतने स्ट्रांग हैं कि यूएसए में भारत के पक्ष में लॉबिंग कर रहे हैं वो लोग। भारतीय पहचान, अब देखोगे कई सारे जो है
कंपनी के सीईओ आपको भारत के मिल जाएंगे, जैसे पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ मिल गए। तो ये जो है वहाँ के इकोनॉमी में भी काफ़ी अच्छा योगदान दे रही है। तो जिससे क्या होता है कि भारत की एक अलग पहचान विश्व में बन रही है। एलन मस्क ने जब ट्विटर का सीईओ नियुक्त किया गया था पराग अग्रवाल को, तो एलन मस्क ने ट्वीट किया था पराग अग्रवाल के पक्ष में, राइट। तो निश्चित तौर पे ये सारा का सारा सकारात्मक कदम है प्रवासी को लेकर के। तो बेसिकली इस एडिटोरियल में इतना ही डिस्कस किया गया था। उम्मीद करता हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। मॉब लिंचिंग कानून और विपक्ष की संख्या, देखो झारखंड में इसी तरह का मॉब लिंचिंग को लेकर के सरकार कानून बना रही है, तो उसी पे चर्चा किया गया। इसको एक बार आप लोग देख सकते हैं। देखो जागरण विशेष में भी कुछ ना कुछ न्यूज़ इस तरह का देते रहता है, इसको भी एक बार आप लोग पढ़ सकते हैं। ये प्रत्येक दिन जागरण विशेष में देख रहा हूँ कुछ ना कुछ स्पेसिफिक न्यूज़ दे देता है, इसको आप लोग जरूर पढ़ें, प्रत्येक दिन पढ़ सकते हैं आप लोग। म्यांमार में लोकतंत्र की वापसी चाहे भारत, देखो ये जो है हालांकि सरकार का ये कमिटमेंट है, लेकिन मेरा मानना कुछ और है। थोड़ा सा मैं डिफर करूंगा इनके स्टेटमेंट से। मेरा ये मानना है कि म्यांमार में जो है, सबसे पहले तो फैक्ट के साथ चलते हैं, उसके बाद बात करते हैं। म्यांमार में तख्ता पलट हुआ था। तख्ता पलट यानी उसको कू कहा जाता है अंग्रेजी में। कू मतलब होता है तख्ता पलट। और म्यांमार की जो सरकार है वर्तमान, जो सैन्य सरकार, उसे जुंटा सरकार कहा गया, ठीक है। 1948 में ब्रिटिश शासन की समाप्ति के बाद म्यांमार में यह तीसरा तख्ता पलट है। म्यांमार 1 वर्ष की अवधि के लिए आपातकाल लागू कर दिया और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित आंग सांग सू को जेल भेज दिया। अब तो आंग सांग सू जेल चली गई है। नवंबर 2020 में संसदीय चुनाव में आंग सांग सू की राजनीतिक जो पार्टी थी नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी को अधिकांश सीट हासिल हुई थी। वर्ष 2008 में सेना द्वारा तैयार किए संविधान के अनुसार म्यांमार के सेना संसद में सेना के पास कुल सीटों के 25% हिस्सा होता है और कई प्रमुख मंत्री जो है पद पे सैनिक जो है वही होते हैं, कई प्रमुख मंत्री। देखो इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल मतलब मैं समझाता हूँ आपको। इसका सिंपल मतलब ये है, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि म्यांमार में कूप क्यों हुआ था, उसके बाद मैं इस न्यूज़ पे लौटूंगा। सबसे सिंपल मतलब ये है कि म्यांमार में मान लो 100 सीट है, 100 सीट है, तो म्यांमार में 2008 में एक प्रोविज़न किया गया था संसद में, वहाँ पे चेंज करके कि जो है 25% जो है सीट है, 25% सीट वो सेना के लिए आरक्षित है। यानी अगर म्यांमार में मान लेते हैं टोटल 100 सीट है तो 25 सीट वो सेना के लिए आरक्षित है। यानी 25 सीट पर कोई चुनाव नहीं होगा, 25 सीट पर सिर्फ सेना के लोग रहेंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट 75% सीट है यानी 75 सीट है, उस 75 सीट में चुनाव होगा। अच्छा, उस 75 सीट में जो चुनाव होगा, उस 75 सीट में भी नॉर्मली सेना के समर्थित पार्टी अधिकांशतः जीत के आते थे, राइट। अगर मान लेते हैं कि सेना 25% सीट पे मान लो ऑलरेडी पहले से है, और यहाँ पे 75 सीट में भी मान लो कि 20-25 सीट मिल गया या 30 सीट मिल गया, 40 सीट मिल गया, तो सेना के कहीं न कहीं जो कानून निर्माण है, कानून फॉर्मेशन है, उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान सेना का होता था। ये पहले से होता रहा था, 2008 से 2020 तक लगातार होता रहा था। अब 2020 में क्या हुआ कि सेना की मान लो 25 सीट तो है ही, 100 में 25 सीट सेना ले ली। इसके अलावा नेक्स्ट जो है लगभग 70 से प्लस सीट, 70% प्लस सीट जो है वो आंग सांग सू की पार्टी जीत गई। यानी कह सकते हो कि सेना की डोमिनेंस कम हो जाएगी वहाँ की संसद में, सेना की डोमिनेंस कम हो जाएगी वहाँ के संसद में, और आंग सांग सू जो है फुल मेजोरिटी में आ गए। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी फुल मेजोरिटी में आ गए थे, उसी तरह से फुल मेजोरिटी में आ गए आंग सांग सू की पार्टी। तो ऐसे कंडीशन में सेना को ये डर लग रहा था कि अगर फुल मेजोरिटी में ये लोग आ गए तो हमको ये लोग 2008 में जो हमने संविधान संशोधन किया था, जिसमें हमने ये प्रोविज़न किया गया था कि 25% सीट सेना के लिए आरक्षित है, इस प्रोविज़न को वो लोग ख़त्म कर सकता है, संविधान संशोधन करके इस प्रोविज़न को समाप्त कर सकता है। इसलिए सेना ने तख्ता पलट किया और आंग सांग सू को जेल भेजकर सेना पूरी तरह से शासन में आ गई। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको म्यांमार के तख्ता पलट के बारे में जानकारी होना चाहिए। अब इस न्यूज़ पर लौटते हैं। म्यांमार में लोकतंत्र की वापसी चाह रहे भारत चाहता है कि म्यांमार में वापसी हो लोकतंत्र की, लेकिन इस तरह से मुझे नहीं लगता है कि स्टेटमेंट भारत को देना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि हम मान लो इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे बना रहे हैं, तो ये जो हम हाईवे बना रहे हैं तो
इसमें भी कहीं ना कहीं म्यांमार की सेना की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। म्यांमार की सेना की देखरेख में ये हाईवे बन रहा है। इसी तरह से हमारे देश में देखोगे पूर्वोत्तर में कई सारे हमने म्यांमार की सेना के साथ मिलकर के पूर्वोत्तर में कई सारे ऑपरेशंस किए हैं। कई सारे उग्रवादियों को हमने पूर्वोत्तर के भारत में समाप्त किया है, जैसे नागालैंड में हुआ था, मिजोरम में हुआ था। तो कई सारे हमने उग्रवाद के खिलाफ आंदोलन किया म्यांमार की सेना के साथ। तो इसलिए भी हमें इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए जो म्यांमार की सेना को हर्ट करे। उसके बाद हमें लुक ईस्ट नीति की जगह हम एक्ट ईस्ट नीति जा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि कल के डेट में हम आसियान के साथ डायरेक्ट जुड़ें, और आसियान के साथ डायरेक्ट जुड़ना हमें तो म्यांमार की आवश्यकता है, इसलिए भी इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया जाना चाहिए, राइट। और एक और बात है, देखो भले ही हम लोकतंत्र के समर्थक हैं, मानते हैं मैं लोकतंत्र का समर्थक, हमें भारत लोकतंत्र का समर्थक है, लेकिन अगर इस तरह का स्टेटमेंट भारत सरकार देना शुरू करेगा तो सोचो म्यांमार का जो सेना है वो हो सकता है किसके पक्ष में चला जाए, चीन के पक्ष में चला जाए, क्योंकि चीन में तो कहीं लोकतंत्र नहीं है। तो हमें म्यांमार की सेना को भी चीन के पक्ष में नहीं जाने देना चाहिए, इसके लिए भी हमें इस तरह के स्टेटमेंट से बचे रहना चाहिए था। देखो ये मेरा पर्सनल राय था, मैंने जो डिस्कस किया बेसिक कुछ फैक्ट के साथ मैंने इसको डिस्कस किया। आपकी राय कुछ और हो सकती है, मैं आपकी राय का सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरा ये पर्सनल राय था, इसलिए मैंने इसके साथ आपके साथ ये डिस्कस किया कुछ पॉइंट। चलिए आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था, चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में डिस्कस कर देता हूँ। भारतीय प्रवासी सबसे अधिक किस देश में रहते हैं? देखो इसको भी इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस किया गया था, और इसका एग्जैक्ट आंसर है, सही आंसर है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। यूनाइटेड अरब एमिरेट, संयुक्त अरब अमीरात में सबसे अधिक प्रवासी भारतीय रहते हैं। अच्छा, ऐसे आपसे पूछा जाए तो विश्व में सबसे अधिक प्रवासी कहाँ रहते हैं? भारतीय प्रवासी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर ऐसे सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व में सबसे अधिक प्रवासी कहाँ रहते हैं, तो उसका आंसर होगा यूएसए। तो विश्व में सबसे अधिक प्रवासी यूएसए में रहते हैं। विश्व में सबसे अधिक भारतीय प्रवासी यूएई में रहते हैं। लगभग यूएई की पॉपुलेशन का लगभग 34 से 38% जनसंख्या इंडियन ओरिजिन क्या है। अच्छा, कल के क्वेश्चन पर मैं रिटर्न होता हूँ। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि मांस के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो सबसे पहले तो याद रख लेना, पहला पोजीशन पे जो है विश्व में भारत है वो है दूध उत्पादन में। सेकंड पोजीशन पे जो भारत है वो है मछली उत्पादन में। थर्ड पोजीशन पे जो विश्व में भारत है वो है अंडा उत्पादन में। और फिफ्थ पोजीशन पे जो भारत है वो मांस उत्पादन में। तो ये चारों ही पॉइंट याद रख लेना, पहला दूध, दूसरा में मछली है, तीसरा में अंडा, और पांचवा में हम है मीट प्रोडक्शन में हम विश्व में 5वें नंबर पे हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।